Okay, now write down variation of ionization energy in a period. In a period. तो आप लिखें ionization energy is highly irregular in a period. Highly irregular in a period. Highly irregular. ध्यान दें, in a period there are two factors which decide ionization energy. In a period there are two factors which determines or which decide ionization energy. Number one, nature of subshell. Nature of subshell from which electron is to be removed. Nature of subshell from which electron is to be removed. ठीक है, और दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स तो बराबर होते हैं, तो ये दो फैक्टर में कंपटीशन चलता है. इनमें से कौन डिसाइड करेगा आयनाइजेशन एनर्जी, ये पॉइंट ध्यान दें. जैसे मैं ले रहा हूं सेकंड पीरियड, अक्सर ऑब्जेक्टिव में यही आता है. सेकंड पीरियड Li बेरिलियम कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन. ये है सेकंड पीरियड. बोरॉन मिसिंग है, बोरॉन, सॉरी, बोरॉन. ये सेकंड पीरियड है. ध्यान देना, पहला फैक्टर डिसाइडिंग कब होगा, जब आप एडजेसेंट एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे. यू कैन नोट डाउन. फर्स्ट थिंक अबाउट नेचर ऑफ सबशेल. फर्स्ट थिंक अबाउट नेचर ऑफ सबशेल while comparing ionization energy of adjacent atoms. First think about nature of subshell. While comparing ionization energy of adjacent atom in a period. नेचर ऑफ सबशेल से क्या मतलब हमारा? नेचर ऑफ सबशेल का क्या मतलब? अच्छा, ये मैं जो लिखता हूं, राइटिंग मेरी पढ़ने में आती है आपको? रीडेबल है प्रॉपर? ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के कम नंबर आए, मैंने फोन किया, पेरेंट्स से बात की,
तो उस बच्चे ने पेरेंट्स को ये बताया कि सर क्या लिखते हैं स्क्रीन पे, रीडेबल नहीं होता। तो फिर मैं तो यही बोला कि भाई आपकी जगह और भी बच्चों को सेम प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर अगर रीडेबल नहीं है तो। चलो ठीक है, तो हो सकता है वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो, इंग्लिश अंग्रेज छोड़ गए, और हो सकता है हमें इंग्लिश ठीक से ना आती हो। चलो देखो, नेचर ऑफ सबशेल से मतलब है हमारा फुल्ली फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड, ये है नेचर। अगर कोई सबशेल फुल्ली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा। अगर कोई सबशेल फुल्ली हाफ फिल्ड है तो भी इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा। ये मतलब है इसका नेचर का। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास है P3 एंड P4, बताओ इनमें से किससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा? P3 से रिमूवल डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा P3 से? क्योंकि ये है फुल्ली हाफ फिल्ड। तो P3 से रिमूवल डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू P4। बट ये नेचर पे कब ध्यान देना है आपको, ये भी एक पॉइंट है। व्हेन टू थिंक अबाउट नेचर ऑफ सबशेल? while comparing ionization energy of adjacent atoms, ध्यान देना, while comparing ionization energy of adjacent atom। अब ये सेंटेंस 4-5 बार मैं बोल चुका हूं, बट आप में से आधे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लिखा नहीं होगा, और फिर उनसे क्वेश्चंस नहीं होने। कई बच्चे केवल स्क्रीन देखते रहते हैं, पेन पेपर यूज ही नहीं करते। मीडिया में ऐसी खबरें आती रहती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो केवल स्क्रीन के दर्शन करते हैं, पेन पेपर चलाते ही नहीं है। और कुछ पेन पेपर चलाते हैं तो उन्हें कार्बन पसंद नहीं तो नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन पसंद है तो लिख लेंगे, तो वो फिल्टर कर करके लिखते हैं। रैंकर बच्चा वही बनेगा, परफॉर्मर वही बनेगा जो हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन अपनी नोटबुक में लिखेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, नेचर ऑफ सबशेल कब यूज करेंगे? while comparing ionization energy of adjacent atom। और अगर नेचर ऑफ सबशेल में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ना फुल्ली फिल्ड है ना फुल्ली हाफ फिल्ड है, कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है, तो क्या करें? एडजेसेंट तो हैं, बट ना फुल्ली हाफ फिल्ड है किसी में, ना फुल्ली फुल्ली फिल्ड है, तब आप यूज करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इन्वॉल्व ना हो तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज करेंगे। और ध्यान देना, नेचर ऑफ सबशेल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नेचर ऑफ सबशेल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है व्हेन व्हेन वी कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ alternate atom, means 1,3 atom or 1,4 atom or 1,5 atom।
ध्यान रखना 1 2 का मतलब होता है एडजेसेंट, साइंस में 1 2 का मतलब होता है एडजेसेंट। 1 3 का क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेट, नेक्स्ट टू एडजेसेंट। ये रिलेटिव पोजीशन को नंबर दे के बात करते हैं। हेलो, ये क्लास के बाद बात नहीं होती, क्लास के बाद। अच्छा, ये समझ में आ गया इतना सबको? मैं रिपीट कर रहा हूं, नेचर ऑफ सबशेल केवल एक ही केस में देखना है, जब आप एडजेसेंट कंपेयर करें। अगर आप 1 3 कंपेयर कर रहे हैं, 1 4 कंपेयर कर रहे हैं, 1 5 पोजीशन कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है। नेचर ऑफ सबशेल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं एक एक करके सारी बातें एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे मेरे पास हैं 3 सक्सेसिव एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ध्यान देना, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। अब देखो, मैं ध्यान देना, मैं लिथियम और बेरिलियम को पहले कंपेयर कर रहा हूं। तो लिथियम और बेरिलियम तो एडजेसेंट एटम है, एडजेसेंट एटम्स हैं। तो पहले मैं नेचर की बात करूंगा, पहले मैं नेचर की बात करूंगा। फर्स्ट थिंक अबाउट नेचर। तो इसमें S1 से इलेक्ट्रॉन जाना है लिथियम में, बेरिलियम में S2 से जाना है। S2 मतलब फुल्ली फिल्ड, S1 मतलब हाफ फिल्ड। तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फील्ड में अगर कंपटीशन हो, तो फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होता है। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा होगी। और रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है इसका? Because it is difficult to remove electron, difficult to remove electron from fully filled S subshell। फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा। लाइक वाइज बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करें।
बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करें। बेरिलियम और बोरॉन भी तो एडजेसेंट एटम्स हैं। बेरिलियम और बोरॉन भी एडजेसेंट हैं। अगर एडजेसेंट एटम है तो क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? नेचर ऑफ सबशेल ऑब्जर्व करेंगे। तो बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड से जाना है, बोरॉन में तो 2p1 से जाएगा जो इनकम्प्लीट है, तो बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरॉन से। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से भी ज्यादा है और बोरॉन से भी ज्यादा है। आयुष बेटा थोड़ा कंट्रोल रखो। अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट की है। अभी तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है। लेट मी फिनिश फर्स्ट, इसके बाद आप क्वेश्चन रेज करें। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अबाउट लिथियम एंड बोरॉन। अब अगर लिथियम और बोरॉन की कंपेयर करें आयनाइजेशन एनर्जी, दे आर नॉट एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट। तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आपको मालूम है कि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बोरॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम से ज्यादा होगा, और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टूड बात है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बताता है आपको? नेट अट्रैक्शन experienced by outermost electron, net attraction experienced by outermost electron or electron to be removed। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है मींस अट्रैक्शन है ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा है अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट। तो फर्स्ट थ्री में फिर क्या ट्रेंड बना बताओ? फर्स्ट थ्री में ट्रेंड ये बना, बेरिलियम सबसे आगे, इसके बाद बोरॉन, इसके बाद लिथियम। इन तीनों में किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस और नो? ध्यान देना, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसी पॉइंट पे बोल दें। ओके, नाउ अब सेकंड पीरियड के बाकी एलिमेंट लेते हैं। मुझे लगता है आप अरेंज कर लेंगे अपने आप ही। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनको अरेंज करो जरा। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट थ्री को अरेंज किया। देखो, एक मोटी मोटी बात तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं। वो क्या कह सकता हूं
कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये सबको मालूम है, ये तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा होगी, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा होगी, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगी। इन सब का रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। नियॉन के बारे में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा, बेस्ड ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें, मैंने ना तो नाइट्रोजन कार्बन की बात की, ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात की, ना फ्लोरीन ऑक्सीजन की बात की, ना नियॉन फ्लोरीन की बात की। इनका एडजेसेंट कंपेयर नहीं किया, क्योंकि एडजेसेंट कंपेयर करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? नेचर देखना पड़ेगा। ये जो ऑर्डर लिखा है, इन सब का एक ही रीजन है, इन सब का रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब एडजेसेंट कंपेयर करो, बताओ कार्बन और नाइट्रोजन में किसका किसके लिए ज्यादा? तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखे। देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, देखो फुल्ली फिल्ड से जाना है या हाफ फिल्ड से जाना है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैं इन तीन को ले रहा हूं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4। ये साफ दिखाई पड़ रहा है, कार्बन नाइट्रोजन एडजेसेंट है, नाइट्रोजन में फुल्ली हाफ फिल्ड है, p3 है, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा होगी। और P3 और P4 में कंपेयर करें, ये भी एडजेसेंट है N और O, तो फिर नेचर देखना पड़ेगा, तो N की O से भी ज्यादा होगी। बट अगर कार्बन और ऑक्सीजन में देखें तो ना तो कोई फुल्ली फिल्ड है, ना कोई फुल्ली हाफ फिल्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या यूज करेंगे? तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो इन तीन का ऑर्डर आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन को कंपेयर करें तो बताओ क्या देखेंगे? ये तो मैंने यहीं लिख दिया ऑलरेडी।
फ्लोरीन और नाइट्रोजन में फुल्ली फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड नहीं देखेंगे, यहां कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और नियॉन में फिर फुल्ली फिल्ड आ जाएगा 2p6, तो उसकी ज्यादा, उससे ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन की। तो नाइट्रोजन से ज्यादा है, सॉरी नियॉन की फ्लोरीन से ज्यादा, तो नाइट्रोजन से ज्यादा है फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज्यादा है नियॉन की। ये ऑर्डर आप सबको क्लियर है, यस और नो? ओके, नाउ कार्बन और बोरॉन में बताओ, ये बोरॉन है और ये कार्बन है। कार्बन और बोरॉन में बताओ। बेरिलियम से तो ज्यादा ही होगी कार्बन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्बन और बोरॉन में बताओ। तो कार्बन की ज्यादा होगी जब बेरिलियम से ज्यादा आ रही है, और बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है, तो कार्बन की बेरिलियम से ज्यादा आ रही है, तो सीधे हम मैं लिख सकता हूं ऑर्डर, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। यही है सेकंड पीरियड पूरा। अब आप देखें कितनी ज्यादा इरेगुलरिटी है इसमें, इरेगुलरिटी कितनी है। अब आप एनसीईआरटी ओपन करें, चैप्टर ओपन करें और देखें एक ग्राफ बना हुआ है, फिगर 3.6 ए, जल्दी करो, फिगर 3.6 ए। फिगर 3.6 ए, ग्राफ को देखें ध्यान से। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। ट्रेंड देखें आप, तो आयनाइजेशन एनर्जी पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। ये है लिथियम, ये बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन पे गए तो फिर डिक्रीज, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बना लो ये ग्राफ एनसीईआरटी अपने बुक में, नोटबुक में, एनसीईआरटी देख के बना लो, डाटा नहीं लिखने, डाटा की कोई जरूरत नहीं है।
तो रेगुलर ट्रेंड तो नहीं है। बना लिया ग्राफ आप सबने? डाटा नहीं लिखने किसी को, बट एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको, डाटा यूज करके आप आंसर करें। ये डाटा यूज करके आंसर करें। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन को आप ग्रुप नंबर 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप नंबर 17 में भी रख सकते हैं, बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। ये दो दो ग्रुप से मैच होता है। आपको मालूम है ये भी कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1312 किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है 1312 किलो जूल पर मोल। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, आप बताएं मुझे, बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, based on ionization energy, where should be hydrogen, in group number 1 or group number 17? Where should hydrogen be? हाँ, डिवाइडेड ओपिनियन है, और डिवाइडेड होगा भी क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो गलत हो या सही हो। डेमोक्रेसी है तो गलत और सही दोनों आंसर देने का राइट है। बट अगर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपको समझ में आ जाएगा। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा ग्राफ में दिख रहा है आपको 520 किलोजूल पर मोल है। फ्लोरीन का डाटा भी ग्राफ में लिखा हुआ है 1681। ग्राफ देखो आप, और ये हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है। बताओ ये किसके क्लोज है, किसके पास इसको होना चाहिए? तो आंसर है फ्लोरीन के पास होगा, नॉट विद लिथियम। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आए हुए हैं, नीट में भी आए हैं, इंजीनियरिंग में भी आए हैं, कि बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन शुड बी इन। तो आंसर है ग्रुप नंबर 17। क्लियर है आप सबको ये? ओके, नाउ ध्यान दो, फर्दर देखो। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इरेगुलर होती है। तो आपको ऑर्डर तो बहुत कम ही पूछते हैं, वो ऑर्डर नहीं पूछते। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कहें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो,
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। क्या करना होगा आपको? 1s2 2s2 2p3 ये तो न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन पहले कम कर दो। एक इलेक्ट्रॉन कम करो तो ये बचेगा 2p2। ठीक है, ये हो गया n+। इसी तरह से ऑक्सीजन ये है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन कम करो, ये हो गया O+। नाउ थिंक अबाउट द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। एक एक हटा दिया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें 2p2 से जाएगा, इसमें 2p3 से जाएगा। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो पड़ोसी हैं, एडजेसेंट हैं। तो क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? पहले नेचर देखेंगे। तो 2p2 और 2p3 में देखें तो किससे आसानी से जाएगा? 2p2 से। तो ऑक्सीजन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। आ गया समझ में? आप जरा एक और क्वेश्चन देखें, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चंस ओलंपियाड में ज्यादा आते हैं, ध्यान दो। एक ये नाइट्रोजन न्यूट्रल जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, और दूसरा ये O+, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2p3 है। तो क्या नाइट्रोजन और O+ की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हो हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन? तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी O+ की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी N से। इसके आप दो रीजन दे सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 7 इलेक्ट्रॉन। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें तो किसका ज्यादा आएगा? जिसका Z ज्यादा होगा। तो आप एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिस पे कह सकते हैं कि O+ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज N से ज्यादा है, इसलिए O+ की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एक दूसरा आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। तो बताओ कैटायन और न्यूट्रल एटम में से किससे रिमूवल आसान होगा? कैटायन से इलेक्ट्रॉन दूर करना, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन दूर करना।
ईजियर होगा न्यूट्रल से। तो अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट किससे होगा? कैटायन से। फिर न्यूट्रल एटम से, और इजियर होगा एनायन से। एक एग्जांपल से बताता हूं, पूछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास है फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, फ्लोराइड है। और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन भी यही है 1s2 2s2 2p6, दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें। फ्लोराइड का और नियॉन का सेम कॉन्फ़िगरेशन, बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? नियॉन की ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। जो आयुष ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उस पर आता हूं। इन्होंने पूछा था कि S2 एंड P6 में से रिमूवल किससे आसान होगा? आयुष, यही प्रॉब्लम थी आपकी? S2 और P6 में से रिमूवल किससे आसान होगा, ये बताने के लिए आपको इनके शेल नंबर स्पेसिफाई करने होंगे। शेल नंबर स्पेसिफाई करने होंगे। मान लीजिए कि शेल नंबर सेम है, या ये मान लीजिए कि शेल नंबर डिफरेंट है। दो ही केस हो सकते हैं, या तो शेल नंबर सेम होंगे या शेल नंबर डिफरेंट होंगे। इनमें से कौन सा केस आप पूछना चाहते हैं? मुझे तो लगता नहीं, आप खुद ही कर लेंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, कौन सा कर इनमें से? दोनों? जरा सेकंड पीरियड को देखो। आप कर चुके हैं बेटा, कर लिया आपने, बताने की जरूरत क्या है? आप कर चुके हैं। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? 1s2 2s2, यही है ना बेरिलियम का? बेरिलियम, मैं आपसे कहूं कि बेरिलियम और नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो। अभी आपने ग्राफ भी बना लिया। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जाना है 2s2 से, नियॉन में इलेक्ट्रॉन जाना है 2p6 से। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? नियॉन की। कर लिया आपने, ग्राफ भी बना लिया आपने, पूरा सेकंड पीरियड कर लिया। दूसरा केस देखो। 3s2 और 2p6 में तो शेल का ही डिफरेंस आ गया, तो यहां तो कोई कंपटीशन है नहीं, थर्ड शेल से रिमूवल आसान होगा। ये तो शेल ही बदल गया। आपसे पूछूं 2p6 और 3s2 में कौन इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस से फार्दर होगा, अवे होगा। तो 2p6 और 3s2 में तो कंपैरिजन का कोई अभी, सिंपल सी बात है, ज्यादा लॉजिक की हमने बात की नहीं, पीरियड में अभी हम चल रहे थे। बट ग्रुप में अगर आ जाए तो 3s2 से आसानी से जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, ऐसे क्वेश्चंस डी ब्लॉक में बहुत आते हैं। जैसे आपसे कहें कि कॉपर एंड जिंक, इन दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों कंपेयर करो। पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, कॉपर एंड जिंक। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो Zn की ज्यादा होगी, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज्यादा होगी। अगर कॉपर और जिंक कंपेयर करें तो ये होता है 3d10 4s1, ये होता है 3d10 4s2। बिल्कुल पड़ोसी है, एडजेसेंट है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 से जाना और यहाँ 4s2 से जाना है। किससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा? फर्स्ट वन 4s2 से, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड रीजन है, ये फुल्ली फिल्ड है s2। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, क्या बचेगा? 3d10 4s0, ये बचेगा 3d10 4s1, वन इलेक्ट्रॉन हटा दिया हमने। अब बताओ सेकेंड इलेक्ट्रॉन कॉपर से आसानी से जाएगा या जिंक से? तो जेड से तो जाना है 4s1 इलेक्ट्रॉन, कॉपर से जाना है 3d10, सीधा सीधा एक शेल का गैप है। तो जेड से रिमूवल आसान होगा, 4s1 इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा।
तो Zn की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर से कम होगी। और कॉपर का डी फुल्ली फिल्ड भी है, ये एस तो हाफ फिल्ड है, पर फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड नहीं देखना, क्योंकि यहां तो एक शेल का गैप है, शेल का गैप ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा। आया समझ में कैसे कंपेयर करते हैं? ओके, तो ये तो वेरिएशन था इन ए पीरियड। नाउ राइट डाउन वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप दो फैक्टर फाइट करेंगे, डाउन द ग्रुप दो फैक्टर फाइट करेंगे। कौन कौन से दो फैक्टर फाइट करेंगे डाउन द ग्रुप? एक तो नंबर ऑफ शेल्स, और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां नेचर ऑफ सब शेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा, क्योंकि एक ग्रुप में सेम कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दें तो सेम ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होते हैं। तो दो चीजें देखनी है आपको इन जनरल, नंबर ऑफ शेल्स एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे फर्स्ट ग्रुप में बात करें तो लिथियम का 2s1 इलेक्ट्रॉन जाना है, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबीडियम का 5s1, सीजियम का 6s1। बताओ क्या होगा? कोई खास बात है क्या? इफ इनमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस है? आंसर है नो, केवल शेल नंबर का डिफरेंस है, नेचर का तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो सेम ग्रुप में जब आप जाते हैं तो नेचर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं शेल नंबर बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, अट्रैक्शन वीक हो रहा है, तो रिमूवल आसान है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। फर्स्ट ग्रुप में भी यही होगा, सेकंड ग्रुप में भी यही होगा, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में यही होगा। करणदीप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होता, डाउन द ग्रुप भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। डोमिनेट कौन करेगा? नंबर ऑफ शेल्स। आप साइज में भी पढ़ चुके हैं ये सारा, साइज में भी यही बातें आप लिख चुके हैं जब एटॉमिक रेडियाई कंपेयर की थी। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिमूवल आसान हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब क्वेश्चन ये नहीं है, ये स्कूल एग्जाम में आ सकता है, कंपटीशन में नहीं आता। सबको मालूम है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी एल्कली मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। बट ट्रेंड का ट्रेंड अगर सोचना हो कि किस तरह का डिक्रीज,
यूनिफॉर्म डिक्रीज, या फर्स्ट फास्ट डिक्रीज देन स्लो, और फर्स्ट स्लो देन फास्ट? किस तरह का डिक्रीज? दिस इज ओके नॉन यूनिफॉर्म, बट नॉन यूनिफॉर्म में दो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट फास्ट इन डिक्रीज देन स्लो, और फर्स्ट स्लो देन फास्ट। तो देखो, जिन्होंने साइज के बारे में ढंग से प्रैक्टिस की है वो कर लेंगे। प्रैक्टिस करना है लिख लिख के थ्योरी की। हाँ, करणदीप का काम तो समझ में आ रहा है कि इसने लिखा ही नहीं, सारे आंसर उल्टे कर रहा है। इसका मतलब है पिछले लेक्चर की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। तो पहले फास्ट डिक्रीज आएगा देन स्लो, पहले फास्ट डिक्रीज आएगा देन स्लो। और फास्ट डिक्रीज कहां तक मिलेगा? वैभव बिल्कुल ठीक आंसर कर रहा है, फास्ट डिक्रीज मिलेगा अप टू के। ये आना है कंपटीशन में। और के बाद स्लो डिक्रीज। रीजन भी वही है जो साइज के केस में आपने लिखा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कब बढ़ेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस कब बढ़ेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस डाउन द ग्रुप तब बढ़ेगा when there are d and f electrons in the inner shell. d and f electrons, तो k तक फास्ट डिक्रीज आएगा देन स्लो। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये तो एस ब्लॉक की बात हुई, एस ब्लॉक की। नाउ इन पी ब्लॉक में मैंने कहा था कि ये ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन है। कौन सा ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन होता है? ग्रुप नंबर 13। 13 में तो एक ट्रेंड आता है, और 14 से 18 तक एक ट्रेंड आता है। और ये 13 में तो एक्सेप्शन ही भरे पड़े हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे, आपके सिलेबस में है। 14 से 18 तक इन जनरल डिक्रीज करता है। और फास्ट डिक्रीज कहां से कहां होगा? फास्ट डिक्रीज आएगा सेकेंड टू थर्ड पीरियड। सेकेंड टू थर्ड पीरियड फास्ट डिक्रीज आएगा, मतलब कार्बन से सिलिकॉन तक फास्ट डिक्रीज, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक फास्ट डिक्रीज, फ्लोरीन टू क्लोरीन तक फास्ट डिक्रीज, देन स्लो। थर्टींथ ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन है। तो ये 13th ग्रुप केस नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, अभी आप इतनी प्रैक्टिस करें।